गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमने जो लास्ट टाइम हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जीडीपी कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है या प्राइस लेवल डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम को समझना होगा कि इक्विलिब्रियम है क्या। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स ये अच्छे से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होंगे। सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई जहां पर बराबर। अब माइक्रो लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो लेवल क्या है, जहां पर हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक व्यक्ति की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। एक व्यक्ति की डिमांड और सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा, ये माइक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं, मैक्रो क्या है, जिसमें हम पूरे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्रो लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर बराबर होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, राइट। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल की बात करते हैं, मैक्रो लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इज इट ओके? माइक्रो लेवल पर हम डिमांड एंड सप्लाई जहां बराबर होता है वहां पर इक्विलिब्रियम है, प्राइस ओपी है, डिमांड ओक्यू है, डिमांड डीडी है और सप्लाई एसएस है। वेरी गुड, वेरी सिंपल। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो लेवल पर हमारा यहाँ पर जीडीपी होगा, यानी पूरी होल इकोनॉमी की हमारी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई होगा वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस ओपी होने पर जीडीपी ओवाई। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर था जहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर थे। डिमांड डाउनवर्ड स्लोप, सप्लाई अपवर्ड स्लोप होगी। सेम इन द केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई हमारी दोनों डिमांड, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोप और एग्रीगेट सप्लाई हमारी अपवर्ड स्लोप होगी। मेरे ख्याल इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। माइक्रो और मैक्रो लेवल पर हमारा यानी जीडीपी और प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं और माइक्रो लेवल पर हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इक्विलिब्रियम, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एग्रीगेट शॉक्स। अब हम शॉक्स के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट शॉक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स के बारे में। शॉक्स का मतलब क्या है, जहां पर हम चेंज के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में अगर चेंज होगा या एग्रीगेट सप्लाई में हमारा चेंज होगा तो हमारी जीडीपी और प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से समझेंगे और सुनने के समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेट डिमांड शॉक्स, हम बात कर रहे हैं डिमांड शॉक्स की, यानी चेंज इन डिमांड की, कि डिमांड बढ़ रही है या डिमांड कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड शॉक्स impact on GDP and price level, राइट। अगर हमें वो क्लियर है इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो मेरे ख्याल ये बहुत आसानी से हम इसे समझ लेंगे। अब यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड शॉक्स की हम बात कर रहे हैं, शॉक की बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर और प्राइस लेवल पर क्या पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। ये प्राइस लेवल है, राइट, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पर है, प्राइस ओपी और डिमांड जीडीपी हमारी ओवाई है, राइट। अगर हमारा डिमांड में शॉक्स ऑन डिमांड कर, अगर डिमांड हमारी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर हमारा अपवर्ड मूव करेगा।
राइट। हम सिर्फ डिमांड में चेंज की बात कर रहे हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ेगा और हमारी जीडीपी इनकम जो है वो बढ़ करके OY1 हो जाएगा। आपने क्या देखा, प्राइस बढ़ा, क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड में इंक्रीज हुआ, डिमांड में इंक्रीज होने पर प्राइस बढ़ा और उसी की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला। और वी कैन सी दैट इट इज एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ गया, प्राइसेस बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्यों? क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके AD से AD1 हो गई। इज इट क्लियर? इन द सेम वे, अगर सपोज कर लीजिए हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, AD2 डाउनवर्ड स्लोप हो गया, पीछे की तरफ आया, दिस इज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, नया इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर बनेगा कि प्राइस OP2 होने पर, अब नया इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पॉइंट E2 पर है, पहले हमारा E1 यहाँ पर था, क्या देखा, प्राइस कम हुआ और जीडीपी भी हमारी कम होकर के OY2 हो गया। दिस इज रिसेशनरी इम्पैक्ट। रिसेशनरी का मतलब क्या है, जो प्राइसेस को हमारे कम करता जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेशनरी इम्पैक्ट। क्या हुआ कि डिमांड कम हुई, डिमांड के कम होने पर प्राइसेस भी कम हो गया। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट केस है जब हमारी सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड स्लोप अगर होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे जीडीपी और प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड के चेंज होने पर। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड शॉक्स, राइट। डिमांड में चेंज होने से ऊपर की तरफ जाने या नीचे की तरफ आने से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, या इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या होगा और डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट हमारा क्या होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सप्लाई कर्व, बहुत सिंपल हम बात करेंगे, जिसमें अगर हम कहते हैं इफ सप्लाई कर्व इज वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल to OY axis, अगर वो हमारा हॉरिजॉन्टल, सॉरी OX axis, राइट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, जरा हम यहाँ पर इसे बनाकर कोशिश करेंगे इसे समझने की। यहाँ जीडीपी है, यहाँ प्राइस लेवल है, सेम। अब जो सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज पैरेलल टू OX axis। ये डिमांड कर्व है एग्रीगेट डिमांड, राइट। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, पॉइंट E पर इक्विलिब्रियम है, इनकम OY है और प्राइस हमारा OP है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई की हम बात करते हैं तो ऐसा सिर्फ हम केन्जियन इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। उसका रीजन है, केन्स कहता है इन द लॉन्ग रन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, कीमत में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो हमारा कांस्टेंट है। देख रहे हैं, प्राइस OP ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कहाँ पर ये पॉसिबल है, ये सिर्फ केन्जियन इकोनॉमिक्स में ही पॉसिबल है। केन्स का ही ऐसा कहना है कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप सपोज कर लीजिए डिमांड हमारी बढ़ जाती है, दिख रहा है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, हमारा इनकम यानी कि जीडीपी बढ़ करके OY1 हो जाता है। बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ किस में चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज है ना, कि डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, इकोनॉमी में हमारा पॉजिटिव चेंज हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, तो क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। प्राइस में कोई चेंज, नो इन्फ्लेशन, नो डिफ्लेशन, कुछ नहीं इकोनॉमी में हो रहा है, सिर्फ इनकम बढ़ रही है या इनकम हमारी कम हो रही है। डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कम करेगा,
हमारी इनकम जो है वो कम होकर के यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऊपर हो गया, यहाँ इक्विलिब्रियम इस पर था, और इनकम हमारी कम होकर के O/2 हो गई। इज इट ओके? ये केस था केन्स के अकॉर्डिंग कि अगर हमारी सप्लाई जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, अगर वो OX के बराबर होगी तो हमारा जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस केस में क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, जीडीपी चाहे हमारी जीडीपी कम भी हो सकती है और जीडीपी हमारी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड है तो क्या देखते हैं, प्राइस के बढ़ने पर जीडीपी भी बढ़ जाएगी और प्राइस के कम होने पर जीडीपी कम हो जाएगी। आपने देखा ना, प्राइस अगर ओपी से OP1 हुआ तो इनकम बढ़कर OY से OY1 हो गई। इज इट क्लियर? ये केन्स के अकॉर्डिंग है। ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ बराबर होंगे वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम भी होगा। थर्ड केस जो है वो हमारा क्या है, जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड केस में अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इट इज वर्टिकल पैरेलल टू OY एक्सिस, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू OY एक्सिस या वर्टिकल, अगर वर्टिकल है या फिर OY एक्सिस के पैरेलल है तो जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट होगा, जरा देखेंगे। यहाँ पर हम जीडीपी ले रहे हैं और या फिर इनकम, और यहाँ पर हमने प्राइस लेवल ले लिया। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई व्हिच इज पैरेलल टू Y एक्सिस या इट इज अ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल मतलब एक खड़ा हुआ कर्व है जो हमें ये दिखाता है कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कितना भी बढ़ता रहे हमारी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर प्राइस OP होने पर इनकम OY है, इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E। क्या देख रहे हैं, अगर हमारी प्राइस एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमी में सप्लाई नहीं बढ़ रही, अब सप्लाई कांस्टेंट जो रहती है, ऐसा हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं उसे उनके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग पीरियड है उसमें सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है हमारी वो क्या कहती है, देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, हमेशा पूर्ण रोजगार मिलेगा, जितने लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं, सभी को काम पर लगाया हुआ। अब क्या मतलब हुआ कि हम अब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर लॉन्ग पीरियड में फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, इसीलिए सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इज इट ओके? अब यहाँ पर इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो एक पैरेलल टू OY एक्सिस है। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। इनकम में क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल गया, सबकी इनकम फिक्स्ड है, फिर भी लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ करके OP1 हो जाएगा। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, ये पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव भी है और इन्फ्लेशनरी स्लोप भी है, इन्फ्लेशनरी भी है, प्राइसेस बढ़ गए जबकि हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा। सेम इन द केस इफ एग्रीगेट डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड कम हो गई तो हमारा प्राइस भी कम हो जाएगा। यहाँ इक्विलिब्रियम ये था, यहाँ इक्विलिब्रियम ये, प्राइस कम होकर के ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और या फिर रिसेशनरी गैप हम इसे कह सकते हैं जिसमें कीमत कम है। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल ये तीन शॉक्स एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने से हमारी इकोनॉमी में जीडीपी पर और प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट होगा वो आप ये शो करके दिखा सकते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व नॉर्मल है, अपवर्ड स्लोप है, तो प्राइस के बढ़ने पर जीडीपी भी बढ़ जाएगी। अभी जो फर्स्ट फिगर आपको शो करके दिखाया था, अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है एग्रीगेट सप्लाई कर्व यानी पैरेलल टू OX एक्सिस है, तो क्या हम देखते हैं प्राइस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए प्राइस के कांस्टेंट होने पर जीडीपी कम या ज्यादा हो सकती है अगर डिमांड में शॉक्स होंगे एग्रीगेट डिमांड में।
हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इसकी कि हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर अगर पैरेलल यानी वर्टिकल अगर हमारा सप्लाई कर्व है तो हम क्या देखते हैं, डिमांड में शॉक्स आने से हमारे प्राइसेस यानी क्या देखा आपने, इनकम यानी जीडीपी के में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे कम हो, प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, हमारी जीडीपी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये तो हुआ हमारा एग्रीगेट डिमांड शॉक्स के बारे में, उसका इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पर या प्राइसेस पर हमारे किस तरह पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है एग्रीगेट सप्लाई का हमारे क्या इम्पैक्ट होगा जीडीपी पर और प्राइस लेवल पर। क्या है एग्रीगेट सप्लाई शॉक इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड प्राइस लेवल। अब जरा यहाँ पर इसे भी ध्यान से हम सुनने की समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक की बात कर रहे हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई में हमारी चेंज होगा। अभी हमने एग्रीगेट डिमांड में चेंज की बात की थी, अब हम एग्रीगेट सप्लाई में चेंज की बात करें। अब इसमें हम सिर्फ एक ही फिगर बनाएंगे, क्योंकि डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिमांड में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चेंज ना हो, तो हम उसे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती जाएगी, सेम रिलेशनशिप हमारा रहेगा। तो यहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर आपने जीडीपी ले लिया और यहाँ पर आपने प्राइस लेवल ले लिया। जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर प्राइस लेवल OP के बराबर है और इनकम हमारी OY के बराबर है। अब हमने किसमें चेंज करना है, सप्लाई में हम चेंज करेंगे। अगर सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई, अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हो गई, तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे, लेकिन हमारी इनकम बढ़ करके OY बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, डिमांड में हमारी कोई चेंज नहीं हुआ, सप्लाई हमारी बढ़ गई, तो प्राइस तो कम हो जाएगा और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इज इट ओके? इन द सेम वे अगर ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव चेंज है, और ये हमारा नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज क्या कहता है, जो हमारी सप्लाई में कमी हो, सप्लाई कम हुई तो हमारी इनकम भी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हुई तो इनकम कम होगी, लेकिन प्राइसेस जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा लेकिन इनकम कम होगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो गई। ठीक है, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड के बढ़ने पर सप्लाई प्राइस बढ़ेगा, राइट, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम हुआ, लेकिन इनकम बढ़ गई क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज हुआ। इज इट ओके? ये हमारा एग्रीगेट। अब क्या देखते हैं, प्राइस के इंक्रीज करने पर जीडीपी फॉल करेगी, प्राइस के कम होने पर जीडीपी इंक्रीज करेगी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, दोनों में विपरीत संबंध है। ये तो हुआ गर्ल्स हमारा एग्रीगेट डिमांड शॉक एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक। अब हम बात करेंगे प्राइस वेरिएशन की, हम बात करेंगे प्राइस वेरिएशन एंड मल्टीप्लायर, प्राइस वेरिएशन एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ exogenous spending। अब गर्ल्स जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सोजीनियस स्पेंडिंग। क्या है ये एक्सोजीनियस स्पेंडिंग? एक्सोजीनियस स्पेंडिंग का मतलब क्या है, जब हमारी इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस किए जाएं, ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो बाहर से चेंज हो रहा है लेकिन
जीडीपी में उससे कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम एक्सोजीनियस स्पेंडिंग कहते हैं। क्या है एक्सोजीनियस स्पेंडिंग? मतलब क्या है कि आपका खर्चा, आपने खर्चा ज्यादा किया या आपने खर्चा कम किया, जो भी आप खर्च कर रहे हैं, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, वो हमारी एक्सोजीनियस स्पेंडिंग हो गई। लेकिन इसका हमारे जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीडीपी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इनका क्या कहना है कि इस पे कोई भी जीडीपी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सोजीनियस स्पेंडिंग भी चेंज होता है तो हमारी जीडीपी में जरूर हमारी चेंज देखने को मिलेगा। अब उसको शो करने के लिए हम दो फिगर्स को एक साथ प्लॉट करेंगे ताकि आप सभी आसानी से समझ सकें। अब जरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमने जीडीपी ले लिया और यहाँ हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ले लिया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्सोजीनियस स्पेंडिंग, ठीक है। और या फिर हमने ले लिया जीडीपी ले लिया या इनकम ले लिया और यहाँ पर हमने प्राइस लेवल ले लिया, राइट। हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाता है, सभी आराम से जानते हैं। क्या मैंने कहा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। ये हमारा सप्लाई का हो गया, इनकम हो गया, राइट। इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे जितना इनकम में इंक्रीज होगा उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, उतना ही आप ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कभी भी जीरो ना होने का? आपकी इनकम चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च जरूर करेंगे। इनकम के जीरो होने पर भी मुझे खाना खाना है, चाहे मैं अपनी सेविंग्स में से खर्च करूंगी, चाहे मैं किसी से उधार लेकर के खाना खाएंगे, लेकिन हमें खाना है। क्यों? क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे उसके बिना, इसीलिए हम डिमांड कुछ ना कुछ करेंगे। अब यहाँ इसे जीरो से स्टार्ट ना होके पॉइंट ई से स्टार्ट होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है, इनकम ओ वाई है और एक्सपेंडिचर ओ ई के बराबर है, ठीक है, ओ एल के बराबर लिख लेते हैं, राइट। अब जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों भी यहाँ पर बराबर होंगे। प्राइस ओपी होने पर आपकी जीडीपी ओवाई के बराबर है, राइट। अब अगर सपोज कीजिए हमारा एक्सोजीनियस स्पेंडिंग बढ़ जाती है, अगर हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़कर के AVE1 हो जाता है, क्या दिखाई दे रहा है? नया इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E1। आपने क्या देखा? हमारी इनकम बढ़ी और हमारा एक्सपेंडिचर बढ़कर के L1 हो गया। इनकम बढ़ी और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। आप अब नया इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर बनाएंगे? इस पॉइंट पर बनाएंगे जहां पर आप क्या दिखाते हैं? एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई। एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड का बढ़ने। ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ये पॉइंट E1 पर हमें क्लैश करती है, E1 पर इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ आपने क्या देखा? प्राइस बढ़ा और हमारी इनकम जीडीपी भी बढ़ गई इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर अगर कम होगा तो हमारी जीडीपी भी कम हो जाएगी। मेरे ख्याल ये भी सभी को बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। गर्ल्स, यही हमारा पूरा चैप्टर था जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। आपको जीडीपी और प्राइस लेवल को लॉन्ग रन में कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, इसको मैंने आपको पहले भी आपको बताया था और आज फाइनल इसको किया। आप इसी के पूरे के नोट्स बनाएंगे और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फ़ोन करके या फिर मेल डाल के आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।